नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल पर। मैं हूं आपका दोस्त राजेंद्र संडुया। देखिए दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं सामान्य विज्ञान जनरल साइंस के मोस्ट इंपॉर्टेंट 20 प्रश्न हैं। और ये जो 20 प्रश्न हैं दोस्तों, ये प्रोफेशनल एग्जामिनेशन बोर्ड मतलब व्यापम में दोस्तों जो MP फॉरेस्ट गार्ड, जेल प्रहरी और क्षेत्र रक्षक का पेपर हुआ था 2017 में, 19 जुलाई 2017 को, उसकी 12 बजे की शिफ्ट वाला क्वेश्चन पेपर है। देखिए दोस्तों, इसके पहले मैंने जो साइंस का लेक्चर आपके लिए लेकर आया था उसमें जो 20 प्रश्न करवाया था, तो मैंने आपको बोला था कि ये बहुत कठिन प्रश्न है। लेकिन आज का जो पेपर है दोस्तों, मतलब 12 बजे की शिफ्ट वाला जो क्वेश्चन पेपर था साइंस का, उसके क्वेश्चन बहुत ईजी हैं। तो आप बिल्कुल ये मान के चलो दोस्तों कि कौन सी शिफ्ट में क्वेश्चन टफ आ जाएं, ठीक है, और कौन से शिफ्ट में क्वेश्चन ईजी आ जाएं, इस बात की कोई गारंटी भी नहीं रहती है, ठीक है। क्योंकि दोस्तों मैं एनालिसिस कर चुका हूं पूरे क्वेश्चन पेपर का, तो मुझे पता हो गया है, ठीक है। लेकिन दोस्तों जो स्टूडेंट रेगुलर पढ़ रहा है, कंटिन्यू पढ़ रहा है, वो किसी भी स्तर का पेपर आए, चाहे इजी आए चाहे टफ आए, वो वहां पर उसको सॉल्व कर लेगा, ठीक है। और आप लोग दोस्तों ऐसा मत करना कि एक ही सब्जेक्ट को पढ़ते रहो, पांचों सब्जेक्ट ध्यान से पढ़ना, ठीक है। MP फॉरेस्ट गार्ड में जो हिंदी, इंग्लिश, मैथ, साइंस और GK हैं, पांचों सब्जेक्ट को बराबर से समय दें, ठीक है। जो सब्जेक्ट आपका कमजोर है उसको ज़्यादा समय दें, ठीक है, और जो आपका मजबूत है उसको थोड़ा कम समय दें, लेकिन पांचों सब्जेक्ट को कंटिन्यू पढ़ता रहें, ठीक है। ऐसा नहीं होना चाहिए कि आगे आगे पार्ट पीछे सन सा पार्ट, ठीक। चलिए शुरुआत करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। क्वेश्चन नंबर 1 है प्रकाश वर्ष मात्रक है, ठीक है। देखिए यहाँ प्रकाश गलत लिखा है। देखिए दोस्तों, अगर अपन MP फॉरेस्ट गार्ड की तैयारी कर रहे हैं ना, तो अपन को सब चीज़ें बनना चाहिए। मतलब कहने का मतलब ये है कि हिंदी में जो वर्तनी शुद्ध वाले शब्द भी क्वेश्चन आते हैं, तो ये सब चीज़ें आपको क्या करना पड़ेगा, थोड़ा थोड़ा ध्यान देना होगा, ठीक है। ये प्रकाश गलत लिखा है, मेरा थोड़ा माइंड उस पर गया तो मैंने आपको बता दिया, ठीक है। तो प्रकाश वर्ष किसका मात्रक है, ये क्वेश्चन पेपर व्यापम में जो आया है उसी के स्क्रीनशॉट से लिया हूँ मैंने, ऐसा नहीं है कि मैंने नोट किया हूँ, ठीक है। तो प्रकाश वर्ष किसका मात्रक है, प्रकाश वर्ष दोस्तों दूरी का मात्रक होता है। किसका मात्रक होता है, डिस्टेंस या दूरी का मात्रक होता है। देखिए दोस्तों, प्रकाश द्वारा एक वर्ष में चली गई दूरी, कितने वर्ष में, प्रकाश जो होता है दोस्तों, लाइट जो होता है, उसके द्वारा एक वर्ष में चली गई दूरी, ठीक है। एक वर्ष में चली गई दूरी को क्या कहते हैं, प्रकाश वर्ष कहते हैं। और एक प्रकाश वर्ष बराबर कितना होता है, तो याद रखना दोस्तों, एक प्रकाश वर्ष बराबर होता है 9.46 गुणित 10 की घात 15 मीटर, ठीक है। 10 की घात 15 मीटर होता है, 9.46 गुणित 10 की घात 15, ठीक है, मीटर, ठीक। मैं क्लियर बोलता हूं, आप यदि लिखते होंगे तो लिख लिया करो, ठीक है। इसके अलावा दोस्तों याद रखना, प्रकाश वर्ष दूरी का मात्रक तो होता है, लेकिन आपसे कभी पूछे कि दूरी का सबसे बड़ा मात्रक कौन सा होता है, तो याद रखना पारसेक होता है। क्या होता है, पारसेक जो होता है दोस्तों, दूरी का सबसे बड़ा मात्रक होता है। अच्छा ठीक है, एक पारसेक बराबर कितना होता है, तो एक पारसेक बराबर याद रखना दोस्तों, एक पारसेक बराबर होता है 3.26 प्रकाश वर्ष। कितना होता है, 3.26 प्रकाश वर्ष होता है। ये पॉइंट आपको याद रखना है, या इसमें हम गुणा कर देंगे तो ये हो जाता है 3.08 गुणित 10 की पावर 16 मीटर, ठीक है। तो याद रखना आपको 3.26 प्रकाश वर्ष याद रखना है। और पारसेक जो है दोस्तों दूरी का सबसे बड़ा मात्रक है। जो प्रकाश वर्ष और पारसेक जो से मात्रक होते हैं दोस्तों, इसका उपयोग कहाँ किया जाता है, तो सूर्य हो गया ना, तारे हो गए, पृथ्वी हो गए, इनके बीच की दूरी याद करने के लिए किया जाता है। ऐसा नहीं है कि आपके घर की और मेरे घर के बीच की दूरी याद करने के लिए इसका उपयोग किया जाएगा, ठीक है। तो खगोलीय पिंडों के बीच की दूरी याद करने के लिए दोस्तों प्रकाश वर्ष और पारसेक जैसे मात्रकों का उपयोग किया जाता है। अच्छा, 1 न्यूटन बराबर कितना होता है, ठीक है। ये क्वेश्चन भी पिछली बार पूछा गया था, मैंने बता चुका हूँ। 1 न्यूटन बराबर 10 की घात 5 डाइन होता है। अच्छा, 1 जूल बराबर कितना होता है, तो 1 जूल बराबर होता है 10 की घात 7 अर्ग होता है। कितना होता है, 10 की घात 7 अर्ग। इस प्रकार से दोस्तों आपको सारे कॉन्सेप्ट और सारे फैक्ट याद होना चाहिए। चलिए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है, कौन शिशु प्रजक जंतु है। शिशु प्रजक मतलब दोस्तों जो बच्चों को जन्म देता है, ठीक है। बीबी पेरस एनिमल, ठीक है, बीबी पेरस एनिमल, जो आप प्रोनाउंसिएशन करोगे वैसा आप कर लेना, ठीक है। लेकिन याद रखना आपको क्वेश्चन समझ में आना चाहिए कि शिशु मतलब बच्चा होता है। तो कौन शिशु प्रजक जंतु है, तो बच्चे को जन्म कौन देता है, मनुष्य ही देता है ना, ठीक है। तो याद रखना मनुष्य क्या होता है दोस्तों, शिशु प्रजक जंतु है। मछली, छिपकली और मेंढक जो है दोस्तों ये अंडे देते हैं। क्या देते हैं, अंडे देते हैं। जैसे मुर्गी अंडे देती है ना, तो मछली, छिपकली और मेंढक याद रखना ये जलीय जीव हैं, ठीक है। कौन कौन से, मछली और मेंढक ये जलीय जीव होते हैं, और छिपकली जो होती है दोस्तों ये भी क्या होती है, अंडे देती है, ठीक है। तो याद रखना
मनुष्य क्या है, शिशु प्रजक जंतु है, और मछली, छिपकली और मेंढक क्या है, अंड प्रजक जंतु है। कौन से जंतु है, याद रखना, ये अंड प्रजक है। कौन से प्रजक है, अंड प्रजक है, ठीक है, अंड प्रजक। और शिशु प्रजक कौन होता है, मनुष्य होता है और जानवर होते हैं, जैसे गाय हो गया, ठीक है, गाय भी बच्चे को जन्म देती है ना, बछड़ा को, तो ये होते हैं शिशु प्रजक या बच्चे को देने वाले, ठीक है। चलिए, उन्हें दोस्तों जरायु जंतु भी कहा जाता है। जो बच्चों को जन्म देते हैं ना, उन्हें जरायु जंतु भी कहा जाता है। ये बात याद रखना, जरायु कहते हैं, ठीक है, बच्चे को, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं भाई। एक साबुन का विलयन होता है। तो देखिए दोस्तों, साबुन का विलयन कैसा होता है, आप साबुन से नहाते तो होंगे, ठीक है, तो साबुन नहाते वक्त कभी ना कभी तो आपके मुंह में जाती होगी, तो खट्टा तो नहीं लगती ना, ठीक है, तो अम्लीय तो हो नहीं सकता, क्योंकि आपको कॉन्सेप्ट पता है कि अम्ल स्वाद में खट्टे होते हैं, ठीक है। इसके अलावा दोस्तों उदासीन भी नहीं हो सकता, क्योंकि पानी जैसा टेस्ट तो उसका बिल्कुल नहीं होता, ठीक है। अभी मैं आपको सिर्फ बता रहा हूँ, कॉन्सेप्ट आगे बताऊंगा, ठीक है। ये क्वेश्चन सॉल्व करने की थोड़ी थोड़ी छोटी छोटी एक्स्ट्रा कॉन्सेप्ट, ठीक है, जिसको कॉमन सेंस कहते हैं दोस्तों, उससे भी क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है, ठीक है। कोई नहीं, ये भी नहीं हो सकता, तो क्षारीय बच रहा है, ठीक है। और बेसिकली आपको पता भी होगा कि साबुन का जो विलयन होता है वो कैसा होता है, क्षारीय होता है, ठीक है। चलिए अब बताता हूँ आपको मैं। देखिए, अम्ल स्वाद में खट्टे होते हैं, ठीक है। अम्ल नीले लिटमस को कैसा करते हैं, लाल करते हैं। क्या करते हैं, अम्ल नीले को क्या करते हैं, लाल करते हैं। अनिल, मैंने बताया था, अम्ल नीले को लाल करते हैं, और क्षार क्या करते हैं, क्षार लाल को नीला कर देते हैं, लिटमस पेपर को, जो लाइकेन से प्राप्त होता है, ठीक है। अच्छा, एक चीज और याद रखना दोस्तों, अब क्षार की बात हो रही है, तो साबुन का विलयन कैसा है, क्षारीय है, ठीक है, एल्कलाइन है, ठीक है। तो याद रखना दोस्तों, पीएच मान का नाम आप पीएच स्केल सुना होगा, ठीक है। तो पीएच मान में दोस्तों क्या होता है, पीएच स्केल जो होता है दोस्तों 0 से लेके क्या होता है, 14 तक होता है। कितने लेके 14 तक, बीच में 7 होता है। तो याद रखना दोस्तों, यदि पीएच मान 7 है तो वो कैसा होगा, उदासीन विलयन होगा। कैसा विलयन होगा, उदासीन विलयन होगा। अगर पीएच मान 7 से कम होगा तो वो अम्लीय होगा। कैसा होगा, अम्लीय होगा। और अगर 7 से अधिक होगा पीएच मान, तो कैसा होगा, क्षारीय विलयन होगा, ठीक है। ये चीज़ आपको पता होगी। अच्छा, अम्ल और क्षार, अम्ल प्लस क्षार क्या होता है दोस्तों, याद रखना, ये क्वेश्चन पूछा गया था। अम्ल प्लस क्षार बराबर होता है लवण। क्या होता है, अम्ल प्लस क्षार प्लस लवण प्लस जल। और इसी अभिक्रिया को दोस्तों क्या कहते हैं, उदासीनीकरण अभिक्रिया कहते हैं, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन कहते हैं, ठीक है। तो याद रखना, क्वेश्चन पिछली बार पूछा गया था कि उदासीनीकरण अभिक्रिया में अम्ल और क्षार अभिक्रिया करके क्या देते हैं, तो लवण प्लस जल देते हैं, ठीक है। तो याद रखना। अच्छा, एक चीज़ और याद रखना कि आपको मैंने ये बताया था पहले कि अम्ल स्वाद में खट्टे होते हैं, क्षार स्वाद में कैसे होते हैं, क्षार स्वाद में कड़वे होते हैं, ठीक है। कैसे होते हैं, कड़वे होते हैं। अच्छा, अम्ल जो है जलीय विलयन में दोस्तों H+ आयन देते हैं, और क्षार कौन से देते हैं, OH- आयन देते हैं, ठीक है। ये बात भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हुलॉक गिब्बन पाया जाता है, ठीक है। ये क्वेश्चन में दोस्तों साइंस की एनसीईआरटी से पूछा गया है, ठीक है। हुलॉक गिब्बन कहाँ पाया जाता है, याद रखना दोस्तों, काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान में पाया जाता है। जो पर्यावरण और पारिस्थितिकी वाले जो टॉपिक रहते हैं दोस्तों साइंस की एनसीईआरटी में, उनको आप जब तक अच्छे से नहीं पढ़ोगे तो इस प्रकार के क्वेश्चन आपसे नहीं बनेंगे, ठीक है। हुलॉक गिब्बन जो है दोस्तों, ये एक विलुप्त प्राय प्रजाति है, ठीक है। IUCN जो होती है दोस्तों, उसकी श्रेणी में आ चुका है, खतरे की, विलुप्त की जो होती है ना, उसमें, ठीक है। इसलिए दोस्तों यहाँ से क्वेश्चन पूछा गया था, हुलॉक गिब्बन कहाँ पाया जाता है, काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान में। और काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर है दोस्तों, तो याद रखना, असम में स्थित है। कहाँ पर स्थित है, असम में। काजीरंगा और मानस राष्ट्रीय उद्यान दोस्तों कहाँ पर स्थित है, तो दोनों कहाँ, असम में स्थित हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बाल बीयरिंग का प्रयोग किया जाता है। आपको पता होगा दोस्तों, बेयरिंग का उपयोग आपने सुना होगा, घर की मोटर में करते हैं अपन लोग नॉर्मली, ठीक है। तो बेयरिंग का उपयोग मेन उद्देश्य दोस्तों घर्षण कम करने के लिए किया जाता है। इसके लिए किया जाता है घर्षण कम, डिस्क्रीज फ्रिक्शन, ठीक है। घर्षण को कम करने के लिए बाल बेयरिंग का प्रयोग किया जाता है। अच्छा, घर्षण को और किस चीज़ से कम किया जा सकता है, तो स्नेहक, मतलब क्या होता है दोस्तों, स्नेहक मतलब दोस्तों लुब्रिकेंट, जैसे ग्रीस हो गया, ऑयल हो गया, तो इससे भी हम क्या करते हैं, घर्षण को कम करते हैं। अच्छा, और कैसे करते हैं घर्षण को कम, अच्छा ये तो घर्षण कम हो गया। अगर हमको घर्षण बढ़ाना है तो देखिए दोस्तों, आपने देखा होगा टायर में दोस्तों खचे बने होते हैं, क्या के लिए बने होते हैं, घर्षण को बढ़ाने के लिए, ठीक है। अगर हम कागज में लिख पाते हैं दोस्तों, तो किसके कारण लिख पाते हैं, घर्षण के कारण। कहने का मतलब दोस्तों, घर्षण हमारे लिए लाभदायक है और हानिकारक है, दोनों चीज होता है, ठीक है। याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट है। और मैंने दोस्तों आपको घर्षण मतलब फ्रिक्शन का टॉपिक पूरा डिटेल से पढ़ाया हूं, और मैंने आपको ये बताया था कि अम्ल, क्षार और लवण और घर्षण, ये 2 टॉपिक ऐसे हैं जिनसे हर शिफ्ट में क्वेश्चन आए हुए हैं, ठीक है। तो याद रखना, बहुत छोटे टॉपिक हैं, और मैंने टॉपिक वाइज जब पढ़ाया था तो वहां कवर करवा दिया था, आप जाके प्लेलिस्ट में देख लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं भाई।
किसी वस्तु के आवेशित होने का अधिक निश्चित परीक्षण क्या होता है? तो इसका राइट आंसर है दोस्तों प्रतिकर्षण या रिपल्सन कहते हैं। अच्छा, आपको ये तो पता होगा आवेश क्या होता है दोस्तों, ये भी पता होगा, ठीक है। अच्छा, विद्युत धारा क्या होती है ये भी मैंने बता दिया हूँ, ठीक है। आवेश का मात्रा कूलाम होता है ये आपको पता होगा। और आवेश दो प्रकार के होते हैं, एक होता है धन आवेश और एक होता है ऋण आवेश। अगर दो आवेश समान हो तो उसमें क्या होता है प्रतिकर्षण होता है, और विपरीत में क्या होता है आकर्षण होता है, ये भी आपको पता है, ठीक है। क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, किसी वस्तु के आवेशित होने का अधिक निश्चित परीक्षण है। चलिए इस क्वेश्चन को समझने के लिए सबसे पहले दोस्तों हम एक उदाहरण लेंगे। मैं बनाता हूँ यहाँ पर एक कंघी, क्या बनाता हूँ, एक कंघी बनाता हूँ। ऐसी कंघी रहती है भाई, ऐसा मैं मान के चलता हूँ, ठीक है। कंघी को जो हम बार में लगाते हैं दोस्तों, तो क्या करते हैं, जब उसके बाद कागज के टुकड़े लेके जाते हैं कंघी के पास तो वो चिपक जाते हैं, ठीक है। ये कागज के टुकड़े ले जाते हैं तो ये उसके पास चिपक जाते हैं। लेकिन इस बात की क्या गारंटी कि ये कागज के टुकड़े भी आवेशित हो चुके हैं, ठीक है। तो ये चिपक तो रहे जाके कंघी में, लेकिन इससे हम ये पता नहीं लगा सकते कि कागज के टुकड़े भी आवेशित हैं या नहीं है, ठीक है। अच्छा, एक चीज़ हो गई। दूसरी चीज़ दोस्तों, ये इसमें क्या हो रहा है, कागज के टुकड़े कंघी में जाके चिपक रहे हैं, तो इसका मतलब यहाँ हम ये नहीं कह सकते कि कागज के टुकड़े आवेशित हैं। लेकिन दोस्तों अगर हम कंघी के पास उन्हीं कागज के टुकड़ों को ले जाएं और उनमें प्रतिकर्षण हो, ठीक है, क्या हो, प्रतिकर्षण हो, तो एक दूसरे के दूर जाए, तो हम इस बात की गारंटी 100% कह सकते हैं कि कागज में भी क्या है, आवेश है। इसी कारण तो प्रतिकर्षण होता है, ठीक है। क्योंकि दोस्तों नॉर्मली जो अनावेशित वस्तु होती है वो आवेशित वस्तु की ओर आकर्षित हो जाती है, ठीक है। लेकिन आवेशित वस्तु के ऊपर आकर्षित हो इस बात की गारंटी होती नहीं है। इसलिए क्या होना चाहिए कि सामने वाली वस्तु में दोस्तों यदि प्रतिकर्षण हो रहा है तो उससे हमको इस बात का पता चल जाता है कि वो वस्तु भी क्या है, आवेशित है, ठीक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं भाई। HCl हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का मुख्य कार्य क्या है, ठीक है। HCl मतलब दोस्तों हाइड्रोक्लोरिक होता है और ये कहाँ पर होता है, मानव के पाचन तंत्र में निकलता है, ठीक है। कहाँ से निकलता है, तो अमाशय से निकलता है। कहाँ से निकलता है, अमाशय से निकलता है दोस्तों, ऑक्सीटिंक्स कोशिका से। कौन सी, ऑक्सीटिक कोशिकाओं से, ठीक है। ऑक्सीटिक कोशिकाओं से निकलता है। कहाँ निकलता है, अमाशय में, ठीक है। अच्छा, करता क्या है दोस्तों, ये भोजन के साथ जितने भी जीवाणु आते हैं ना उनको नष्ट कर देता है। क्या कर देता है, नष्ट कर देता है। और जो एंजाइम की क्रिया होती है उसको तेज कर देता है, ठीक है। और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल देखिए दोस्तों, अम्ल है तो ये जो भोजन होता है उसके माध्यम को कैसा कर देता है, अम्लीय बना देता है। कैसा बना देता है, अम्लीय बना देता है, एसिडिक बना देता है, ठीक है। इससे क्या होता है दोस्तों, जो लार की जो टाइलिन की क्रिया होती है ना वो समाप्त हो जाती है, ठीक है। तो याद रखना HCl का मुख्य काम क्या होता है दोस्तों, HCl का मुख्य काम होता है अवशोषण को सुगम बनाना, नहीं होता। पैप्सिन निर्माण हेतु कम pH मान को बनाए रखना, ये इसका राइट आंसर है कि पैप्सिन निर्माण के लिए दोस्तों pH मान को बनाए रखने के लिए क्या होता है, HCl का मुख्य कार्य होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रतिक्रिया जस्ता प्लस कॉपर सल्फेट मिश्रण इक्वल टू जस्ता सल्फेट मिश्रण प्लस कॉपर इंगित करता है कि धातु जो प्रतिक्रिया श्रृंखला से कम दिखाई देता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों कॉपर। क्या हो जाएगा, कॉपर हो जाएगा दोस्तों। जो कॉपर है ये प्रदर्शित करता है कि ये प्रतिक्रिया श्रृंखला में कम दिखाई देता है, कौन, कॉपर, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं भाई। निम्न में से सबसे अधिक प्रतिक्रियाशील धातु कौन सी होती है। तो यहाँ जो ऑप्शन दिए दोस्तों याद रखना, इसमें सबसे अधिक प्रतिक्रियाशील धातु है सोडियम, लेकिन पोटेशियम जो है दोस्तों इसकी सबसे अधिक क्रियाशील धातु होती है। पोटेशियम जो होता है दोस्तों इसकी सोडियम से ज़्यादा अभिक्रियाशील होती है, लेकिन वहाँ ऑप्शन में सोडियम है, ठीक है। इसलिए सोडियम, पोटेशियम के बाद सोडियम होता है, ठीक है। चलिए, एक जलीय विलयन में लाल लिटमस विलयन नीले रंग में बदल जाता है, ठीक है। क्या हो रहा है, लाल नीले में बदल रहा है, लाल नीले में बदल रहा है, मतलब क्या होगा, ये क्षार हो गया, ठीक है, ठीक है। तो निम्न में से कौन सा विलयन बदलने के लिए विपरीत होगा, ठीक है। तो देखिए दोस्तों क्षार होगा, ठीक है। तो ये तो क्षार होगा तो लाल से नीले होगा। हमें नीले से लाल करने के लिए क्या लगेगा, देखिए अमोनियम हाइड्रोक्साइड मतलब ये एक क्षार है, बेकिंग सोडा मतलब खाने का सोडा ये भी क्षार होता है, चूना जो होता है दोस्तों ये भी क्षार होता है। लेकिन हाइड्रोक्लोरिक अम्ल क्या होता है, एसिड होता है। और एसिड क्या करता है, एसिड अब भी बताया था मैंने, अम्ल नीले को लाल में कन्वर्ट करता है। क्या करता है, अम्ल जो होता है नीले को लाल में कन्वर्ट करता है। इसलिए इसका आंसर हो जाएगा HCl हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्न में से किसका उपयोग पेंसिल में किया जाता है, ठीक है। पेंसिल में उपयोग किया जाता है, तो बचपन से पढ़ रहा हो, ग्रेफाइट। कार्बन के दो अपरूप कौन कौन से होते हैं भाई, हीरा और ग्रेफाइट होते हैं। हीरा प्रकृति में ज्ञात पदार्थों में सबसे कठोरतम पदार्थ है, ठीक है। अच्छा, ग्रेफाइट देखिए, ग्रेफाइट दोस्तों याद रखना, ग्रेफाइट एक अधातु है। क्या है, एक अधातु है, ठीक है, नॉन मेटल है, ठीक है।
इसके बावजूद भी दोस्तों ये विद्युत का सुचालक होता है और ऊष्मा का भी सुचालक होता है। ठीक है, विद्युत ऊष्मा का सुचालक होता है, ताप का सुचालक होता है, विद्युत का सुचालक होता है। ठीक है, अच्छा इसका उपयोग कहाँ कहाँ किया जाता है? एक तो पेंसिल हो गया दोस्तों, पेंसिल की जो लीड बनती है ना उसमें किया जाता है, जहाँ से अपन लिखते हैं। ठीक है, घड़ियों की जो कमानी होती है, घड़ियों की जो कमानी होती है ना उसमें भी इसका उपयोग किया जाता है। अच्छा इसका उपयोग दोस्तों स्नेहक मतलब लुब्रिकेंट के रूप में भी किया जाता है। ठीक है, इसका पॉलिश भी बनती है, पाउडर, इसका पाउडर बनाया जाता है, ग्रेफाइट का पॉलिश भी होती है। ठीक है, अच्छा न्यूक्लियर रिएक्टर जो होता है दोस्तों इसमें इसका उपयोग मॉडरेटर के रूप में किया जाता है। ठीक है, ये याद रखना, मॉडरेटर के रूप में किया जाता है न्यूक्लियर रिएक्टर में। ठीक है, और धातुओं को जो पिघलाने के लिए दोस्तों क्रूसिनल बनाए जाते हैं ना उसमें भी इसका उपयोग किया जाता है। तो इतना पॉइंट आपको याद रखना है ग्रेफाइट के बारे में। निम्न में से कौन सा एक खरपतवार है? चावल खरपतवार है क्या? नहीं है। मक्का है क्या? नहीं है। बथुआ है क्या? हो सकता है। गेहूं है क्या? नहीं है। ठीक है, बथुआ देखिए दोस्तों, बथुआ की भाजी आपने खाए होगे। ठीक है, यदि मध्य प्रदेश से बिलोंग करते होगे तो 100% खाए होगे बथुआ की भाजी। तो देखिए खरपतवार की परिभाषा क्या होती है? अवांछित फसलों को हम क्या कह सकते हैं? अवांछित जो फसल होती है, अवांछित जो पौधे होते हैं दोस्तों उन्हें हम खरपतवार कहते हैं। अगर दोस्तों मान के चलिए हम एक खेत है और खेत में अगर मैं यहाँ पर बोता हूँ मान के चलो गेहूँ। ठीक है, अभी गेहूँ का सीजन चल रहा है रबी का, मैंने गेहूँ लगा दिया, लेकिन गेहूँ में देखिए दोस्तों इसमें कुछ कुछ मक्के उग रहे हैं। अभी क्या उग रहे हैं? मक्का उग रहे हैं। तो उसे कीटनाशक, ठीक है, और खरपतवार नाशक मार के अपन क्या करते हैं? खत्म करते हैं। ठीक है, खरपतवार नाशक से। तो देखिए जो वांछित फसल हम लेना चाहते हैं, अभी दोस्तों हम गेहूं की फसल लेना चाह रहे हैं, लेकिन यदि उसमें मक्का उग रहा है ना तो मक्का भी वहाँ खरपतवार होगा। ठीक है, लेकिन यहाँ ऑप्शन में दोस्तों देखिए, यहाँ आपको कॉमन सेंस इस्तेमाल करने का होगा। बथुआ की जो भाजी होती है ना दोस्तों उसको कभी कोई बोता नहीं है, वो ऑटोमेटिकली उगती है। कहाँ उगती है? ऑटोमेटिकली खेत में उग जाती है। ठीक है, सरसों के साथ, गेहूं के साथ उग रही है अभी। ठीक है, और हम खाते भी हैं। ठीक है, तो याद रखना दोस्तों बथुआ एक खरपतवार है और खरपतवार होने के बावजूद भी दोस्तों उसको हम खाते हैं। ठीक है, चलिए निम्न में से कौन सा वन उत्पाद नहीं है? तो देखिए शहद जंगल से मिलता है, गोंद भी मिलती है, लकड़ी भी मिलती है, नायलन नहीं मिलती। इसके अलावा दोस्तों वन उत्पाद कौन कौन हो सकते हैं? महुआ हो सकता है ना। इसके बाद जो पशुओं को चराने के लिए चारा हो सकता है, तेल मसाले, प्लाईवुड का हो सकता है ना, चिरौंजी हो सकती है जिसे हम आरकेबीजी कहते हैं। ठीक है, लेकिन जो नायलन होता है दोस्तों, आपने नायलन के कपड़े सुना होगा कि नायलन के कपड़े नहीं पहनना चाहिए क्योंकि उसमें आग बहुत जल्दी पकड़ता है वो। ठीक है, तो आपने देखा होगा ब्रश जो होते हैं ना, ब्रश में जो दांते बने होते हैं छोटे छोटे, वो नायलन के बने होते हैं। ठीक है, मोजे भी बनते रहे हैं आजकल नायलन के। ठीक है, तो ये सब नायलन होता है। और नायलन क्या होता है दोस्तों? ये एक कृत्रिम होता है, कृत्रिम पॉलीमर होता है। क्या होता है? कृत्रिम पॉलीमर होता है। ठीक, बहुलक होता है। ठीक है, नायलन। ठीक, याद रखना कि नायलन क्या है? वन उत्पाद नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दृश्य स्पेक्ट्रम में अधिकतम तरंगदैर्घ्य वाली प्रकाश किरण क्या है? तो दृश्य स्पेक्ट्रम क्या होता है दोस्तों? इसमें 7 रंग होते हैं। बेजानी हपीनाला, बेजानी हपीनाला आपने सुना होगा, बैंगनी, जामुनी, इसके बाद बेजानी नील, देखिए बेजानी। ठीक है, तो बैंगनी, जामुनी, नीला, फिर इसके बाद हपीनाला, तो हरा, पीला, नारंगी और लाल। ठीक, तो ये 7 रंग होते हैं। ठीक है, आपको पता होगा 7 रंग से मिलकर बनता है प्रकाश का रंग। ठीक है, तो इसमें जो सबसे अधिक तरंगदैर्घ्य या वेवलेंथ होती है दोस्तों, याद रखना वो लाल की होती है, रेड की होती है। किसकी होती है? रेड की होती है, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा रेड। और सबसे कम किसकी होगी? बैंगनी, जो सबसे पहला नाम है बैंगनी। ठीक है, तो बैंगनी की सबसे कम और लाल की सबसे अधिक तरंगदैर्घ्य होती है। और जो दृश्य स्पेक्ट्रम की तरंगदैर्घ्य होती है दोस्तों, याद रखना 3900 एंगस्ट्रॉम से लेके कितने? 3900 एंगस्ट्रॉम से लेके 7600 एंगस्ट्रॉम तक होती है। कितने तक होती है? 3900 से लेके 7600 एंगस्ट्रॉम तक दोस्तों दृश्य स्पेक्ट्रम की तरंगदैर्घ्य होती है। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते भाई। जब वस्तुओं को तापीय रूप से संपर्क में लाया जाता है तो गर्म वस्तु द्वारा ऊष्मा में हानि, ठंडू वस्तु द्वारा ग्रहण ऊष्मा से क्या होती है? देखिए 2 वस्तु हैं ए और बी। ठीक, इनको संपर्क में ला रहे हैं। ठीक है, ये गर्म वस्तु मान के चलो, ठीक है, ये ठंडी है मान के चलो। ठीक है, तो दोनों को कब तक टच करेंगे दोस्तों? तो याद रखना कि इससे ऊष्मा हमेशा दोस्तों गर्म वस्तु से ठंडी वस्तु की ओर प्रवाहित होती है, गर्म से ठंडी की ओर। तो तब तक होगी दोस्तों जब तक इसका ताप इसके बराबर ना हो जाए। किसके बराबर ना हो जाए? बराबर दोनों ना हो जाए। इसलिए इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों समान रहता है। क्या होता है? ऊष्मा समान होती है। ऊंचे शिखरों पर समुद्र तल की तुलना में वायुदाब क्या होता है? तो बहुत ही आसान बच्चों वाला क्वेश्चन है, आप बचपन से पढ़ के आ रहे हैं दोस्तों कि जैसे जैसे हम ऊपर जाते हैं वायुदाब कम होता है। क्या होता है? ऊपर जाते हैं जैसे जैसे हम वायुदाब कम होता है। और वायुदाब को मापने के लिए किसका उपयोग करते हैं? हम बैरोमीटर का उपयोग करते हैं। अच्छा, बैरोमीटर का पाठ्यांक यदि एकाएक नीचे गिरता है, अचानक नीचे गिर जाता है तो क्या आता है? आंधी आती है।
धीरे धीरे नीचे गिरता है तो क्या होती है, वर्षा होती है। अगर धीरे धीरे ऊपर जाता है तो क्या होता है, मौसम साफ होता है। अच्छा, वायुमंडलीय दाब का मात्रक क्या होता है, तो मैंने बताया था वायुमंडलीय दाब का मात्रक होता है बार। क्या होता है, बार। और बार एक बार बराबर कितना होता है, तो 10⁵ न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर होता है एक बार बराबर। अच्छा ठीक है। अब देखिए दोस्तों, पृथ्वी जो है ना, पृथ्वी मतलब समुद्र तल की सतह से ऊपर जाएंगे ना तो वायु दाब क्या होता है, कम होता है, घटता है। ठीक है, इसी कारण से दोस्तों देखा होगा आपने, जब पहाड़ों पर खाना बनाते हैं ना तो उसमें कठिनाई महसूस होती है। क्यों, क्योंकि खाना आसानी से नहीं बनता, उसका जो जल का क्वथनांक होता है दोस्तों बढ़ जाता है। ठीक है, इस प्रकार से हवाई जहाज में दोस्तों बैठे हुए व्यक्ति का जो पैन होता है ना उसकी सही निकल जाती है, तो दबाव अधिक होने के कारण। ठीक है, इस प्रकार से दोस्तों जब अधिक ऊंचाई में जाते हैं तो नाक से क्या होता है, खून निकलने लगता है। ये भी क्या होता है, वायुदाब के क्या होता है, वायुदाब ऊपर जाने क्या होता है, घटता है, तो घटने के कारण होता है ये सब घटना। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक युक्ति से प्रवाहित धारा निर्भर करती है। ठीक है, ओम का नियम यदि आपको पता है, V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I। ठीक है, किसी चालक तार में प्रवाहित होने वाला विभवांतर उस पर धारा के समानुपाती होती है। V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I, V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I, तो V बराबर क्या उतना होता है, IR होता है। और R क्या है दोस्तों, रेजिस्टेंट या प्रतिरोध। ठीक है, इसका मात्रक ओम होता है। तो देखिए क्या कह रहा है, धारा निर्भर करती है, तो धारा I बराबर क्या हो जाएगा, V/R हो जाएगा। मतलब दोस्तों वोल्टेज और प्रतिरोध पर निर्भर करती है, तो आंसर कौन सा सही हो जाएगा, प्रतिरोध और वोल्टेज पर निर्भर करती है। ठीक, बहुत ही इजी कॉन्सेप्ट वाला क्वेश्चन था। यदि आपको ओम का नियम पता है ना तो आपसे ये क्वेश्चन बन जाता। ध्वनि की श्रवणीय परास कितनी होती है, 50 बार बता चुका हूँ कि 20 से लेके 20,000 हर्ट्ज तक दोस्तों क्या होती है, ध्वनि की श्रवणीय परास होती है मनुष्य के लिए। अच्छा, 20 हर्ट्ज से नीचे वाली जो होती है उनको अश्रव्य तरंग कहते हैं या अपश्रव्य तरंग कहते हैं, और 20,000 से ऊपर वाली को दोस्तों पराध्वनिक कहते हैं या पराश्रव्य तरंग कहते हैं। अच्छा, जो सोनार होता है दोस्तों, आपने सुना होगा, साउंड नेविगेशन एंड रेंजिंग। ठीक है, इसका नाम होता है सोनार। तो क्या होता है, हवाई जहाज में दोस्तों इसका उपयोग किया जाता है। तो जल के अंदर क्या होता है, इससे जो पिंड उपस्थित रहते हैं उनकी दूरी, दिशा और चाल ज्ञात की जा सकती है। किसके अंदर, जल के अंदर। किससे, सोनार से। ठीक है, इससे सोनार से, सोनार। ठीक है, सोनार से। ठीक है, सोनार से क्या होता है, हम क्या करते हैं, जल के अंदर किसी भी वस्तु का क्या कर सकते हैं, दूरी याद कर सकते हैं, दिशा याद कर सकते हैं और चाल याद कर सकते हैं। एक इकोकार्डियोग्राफी होती है दोस्तों, याद रखना, जिसमें हृदय का प्रतिबिंब बनता है, तो उसमें पराध्वनिक तरंगों का उपयोग किया जाता है, मतलब पराश्रव्य तरंगों का, 20,000 हर्ट्ज से ऊपर की। इसी प्रकार दोस्तों सोनोग्राफी सुना होगा, चिकित्सा के क्षेत्र में उपयोग की जाती है, वहां भी पराध्वनिक तरंगों का उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 19। गाल्जी गाय का मुख्य कार्य क्या होता है, तो याद रखना दोस्तों, देखिए कोशिका में जो कोशिका द्रव्य होता है ना, तो उसके केंद्रक में जो होता है, केंद्रक के समीप कुछ थैलीनुमा कोशिकांग पाए जाते हैं, गाल्जी गाय कहा जाता है। और ये कोशिका के अंदर जो स्रवित पदार्थ होते हैं दोस्तों, उनका संग्रहण और परिवहन करते हैं। ठीक है, तो याद रखना दोस्तों, क्या करते हैं, मुख्य काम इसका क्या है, श्रवण होता है। क्या होता है, श्रवण इसका मुख्य काम होता है, किसका, गाल्जी गाय का। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विद्युत का सबसे अच्छा सुचालक कौन है, तो आपको बता चुका हूँ कि चांदी होती है दोस्तों, विद्युत की सबसे अच्छी सुचालक होती है। क्यों, क्योंकि इसमें मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या अधिक होती है। ठीक है, देखिए चालक, कुचालक और अर्धचालक। चालक क्या होता है दोस्तों, जिसमें विद्युत धारा प्रवाहित होती है। ठीक है, इसमें मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या अधिक होती है, फ्री इलेक्ट्रॉन्स की संख्या ज़्यादा होती है। वहीं कुचालक में क्या होता है, विद्युत धारा प्रवाहित नहीं होती, इसमें जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं या मुक्त इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उनकी संख्या ना के बराबर होती है। और अर्धचालक सुने होंगे आपने, तो अर्धचालक क्या होता है दोस्तों, इनमें सामान्य स्थिति में क्या होता है, विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं तो प्रवाहित नहीं होती है, लेकिन अगर हम तापमान बढ़ा देते हैं या कुछ अशुद्धि मिला देते हैं तो उनकी चालकता क्या होती है, बढ़ जाती है। जैसे सिलिकॉन और जर्मेनियम जो है दोस्तों अर्धचालक या सेमीकंडक्टर के उदाहरण हैं। ठीक, तो ये 20 प्रश्न है दोस्तों। इस शिफ्ट के क्वेश्चन 20 क्वेश्चन बहुत आसान थे। ठीक है, इसलिए मैंने आपको ज़्यादा डिटेल में नहीं बताया। ठीक, चलिए अगली क्लास में हम एक नई शिफ्ट के क्वेश्चन पेपर के साथ फिर आपके सामने आऊँगा। तब तक के लिए दोस्तों थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।